हाय हाय बच्चा, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। वेलकम बैक टू फ्रैक्टन बायोलॉजी क्लासेस। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने नर्वस सिस्टम शुरू किया था, जिसमें हमने न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था और हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़े थे। जाते जाते हमने यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया था, ठीक है ना। सो आज हम सेम चीज़ को आगे बढ़ाते हुए बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, ठीक है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि नर्व किस चीज़ को बोला जाता है, नर्व का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। बट बिफोर दैट हम एनसीईआरटी के एक डायग्राम की तरफ जाएंगे, बिकॉज एनसीईआरटी के लेबलिंग वाली डायग्राम्स आते हैं, तो उसको एक बार लेबल करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट हम एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ कि सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है एंड मोटर न्यूरॉन क्या होता है, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है दैट हमारी बॉडी के अंदर बेटा नर्वस सिस्टम के दो मेजर पार्ट्स होते हैं। वन इज़ कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, एंड अनदर इज़ कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब किस न्यूरॉन को मैं सेंसरी न्यूरॉन बोलूँगा? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास ये एक सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है, ठीक है ना, और इस सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का डेंड्राइट जो है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ है, ठीक है ना। डेंड्राइट कहाँ की तरफ है बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। एंड इसका एक्सॉन जो है बेटा वो कहाँ की तरफ है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एक्सॉन बेटा, और ये कहाँ की तरफ मिल रहा है बेटा? दिस इज टुवर्ड्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसको ऐसे करता हूँ मैं। सो ये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दिस इज पीएनएस और दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेटा। इसको थोड़ा इधर लाता हूँ मैं। सो ये दिस इज सीएनएस है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं बेटा कि आपके पास एक न्यूरॉन है जिसके पास डेंड्रॉन जो है बेटा, डेंड्रॉन इज टुवर्ड्स पीएनएस एंड उसका एक्सॉन जो है बेटा वो किसकी तरफ है? वो सीएनएस की तरफ है। सो दैट मीन्स ये न्यूरॉन क्या कर रहा है बेटा? ये स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से एंड फिर इस स्टिमुलस को बेटा ट्रैवल करा के कहाँ पे पहुँचाता है बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुँचाता है। मतलब अगर मैं इस न्यूरॉन में देखूँ तो ये इन्फॉर्मेशन को इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है बेटा। सो इट टेक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीएनएस और किसको दे रहा है बेटा? सीएनएस को दे रहा है। सो ऐसे न्यूरॉन्स बेटा जिनका काम क्या होता है? जिनका काम होता है सिग्नल को रिसीव करना, स्टिमुलस को रिसीव करना, स्टिमुलस को पकड़ना। कहाँ पे बेटा? पेरिफेरल पार्ट्स में, या जिनको मैं सेंस ऑर्गन्स बोल सकता हूँ। सेंस ऑर्गन्स में स्टिमुलाई को रिसीव करता है एंड आफ्टर दैट बेटा ये स्टिमुलाई को कहाँ पे पहुँचा देता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुँचा देता है बेटा। ऐसे न्यूरॉन्स को हम क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। याद रहे सेंसरी न्यूरॉन का मतलब क्या होता है? तो सेंसरी न्यूरॉन एक ऐसा न्यूरॉन होता है जो रिसीव करता है सिग्नल को बेटा कहाँ से? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, एंड सिग्नल को ड्रॉप कहाँ पे करता है बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ड्रॉप करता है। ऐसे न्यूरॉन्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन्स बेटा, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूरॉन ऐसे भी है, ध्यान से देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ न्यूरॉन बेटा, मल्टीपोलर न्यूरॉन है ये। तो दिस इज अ मल्टीपोलर न्यूरॉन और ये इसका डेंड्राइट है बेटा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस न्यूरॉन का डेंड्राइट किसकी तरफ है? सीएनएस की तरफ। इसका एक्सॉन किसकी तरफ है? पीएनएस की तरफ। मतलब ये सिग्नल को रिसीव कहाँ से कर रहा है बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कर रहा है एंड रिलीज कहाँ पे कर रहा है बेटा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे सिग्नल को रिलीव कर रहा है बेटा। सो ऐसे न्यूरॉन्स जिनका डेंड्राइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ होता है एंड एक्सॉन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ होता है। मतलब ये सिग्नल रिसीव करते हैं बेटा सीएनएस से, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से, एंड फिर पेरिफेरल ऑर्गन्स में बेटा सिग्नल को वापस ड्रॉप कर देते हैं। ऐसे न्यूरॉन्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन्स बेटा, ठीक है ना। सो ये आप याद रखेंगे, सेंसरी न्यूरॉन का मतलब क्या होता है, मोटर न्यूरॉन का मतलब क्या होता है। तो मोटर न्यूरॉन्स मोस्टली बेटा मल्टीपोलर होते हैं एंड सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? सूडो यूनिपोलर होता है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते न्यूरॉन्स दैट कैरी सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर नोन एज सेंसरी न्यूरॉन्स। तो ऐसे न्यूरॉन्स बेटा जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, कहाँ पे पहुँचाते हैं बेटा? सेंस ऑर्गन्स पे पहुँचाते हैं। इनको हम सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। एंड न्यूरॉन दैट कैरीज मोटर इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऐसा न्यूरॉन बेटा जो सिग्नल को रिसीव करेगा सीएनएस से एंड कहाँ पे पहुँचाएगा? स्पेसिफिक इफेक्टर पे पहुँचाएगा या पीएनएस पे पहुँचाएगा। ऐसे न्यूरॉन्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन्स बेटा। तो ये भी याद रखना है। माइलिनेटेड न्यूरॉन है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन ऑलरेडी आपको पता है। माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या होता है एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या होता है। ऐसा न्यूरॉन
जिसके एक्सॉन के ऊपर बेटा आपको क्या मिलेंगी, माइलिन शीथ मिलेंगी बेटा, शिवॉन सेल्स मिलेंगी या ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मिलेंगी। ऐसे न्यूरॉन को माइलिनेटेड बोलते हैं। और जिसमें ये नहीं होगा बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन माइलिनेटेड बोलते हैं। अब एनसीईआरटी के अंदर ये पिक्चर दिया हुआ है तो इसका लेबलिंग आई होप आपने चेक किया होगा लास्ट क्लास में, तो एक बार यहाँ पे देखते हैं बेटा लेबलिंग क्या है इसका। सो जैसे फॉर अगर आप ए की बात करें तो ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, दिस रिप्रेजेंट्स डेंड्राइट्स, ठीक है। तो ए रिप्रेजेंट करता है डेंड्राइट्स को बेटा, बी रिप्रेजेंट करता है निसल्स ग्रेन्यूल्स को, बी रिप्रेजेंट करता है नेसल्स ग्रेन्यूल्स को, सी जो है बेटा ये रिप्रेजेंट करता है सेल बॉडी को, ठीक है, सी सेल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, डी रिप्रेजेंट करता है बेटा न्यूक्लियस को, डी रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियस को, ई रिप्रेजेंट करता है श्वॉन सेल को। अब अगर ये ओलिगोडेंड्रोसाइट होते तो उसमें पोडोसाइट्स होते हैं, बट इसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स नहीं, डेंड्रोसाइट्स नहीं है बेटा, इसलिए इसको ओलिगोडेंड्रोसाइट हम नहीं बोल सकते, ठीक है ना। एफ रिप्रेजेंट करता है माइलिन शीथ को, दिस इज माइलिन शीथ बेटा, ठीक है। जी रिप्रेजेंट करता है नोड ऑफ रेनवेयर को बेटा, ठीक है, ये नोड ऑफ रेनवेयर हो गया। चले उसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा आई की बात करते हैं। सो उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सॉन टर्मिनल बेटा, एंड फाइनली क्या आता है, साइनेप्टिक नॉब आता है, प्रॉपर बोलेंगे तो प्री साइनेप्टिक नॉब आता है, ठीक है। सो ये लेबलिंग प्लीज़ एक बार आप चेक करेंगे एनसीईआरटी में, सेम पिक्चर दिया हुआ है और फिर इसको याद रखने की कोशिश करना, बिकॉज ये एक क्वेश्चन है बेटा जो में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चले अब हम आते हैं बेटा समझते हैं कि न्यूरॉन एंड नर्व में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। नर्व एंड न्यूरॉन के अंदर बेटा आपको डिफरेंसेस क्या मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है बेटा दैट इज़ न्यूरॉन जो होता है ना, नर्व जो होता है बेटा, नर्व ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होता है। मतलब जब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स मिलके क्या बनाते हैं बेटा, नर्व बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझाने के लिए अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर दूँ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ब्लैक लाइन से मैं यूज़ करता हूँ। सो मान लीजिए फॉर ये एक न्यूरॉन है समझने के लिए, ठीक है ना, ये इसके बगल में और एक न्यूरॉन है। सो ये दे न्यूरॉन नंबर 3 है, सिमिलरली ये न्यूरॉन नंबर 4 है। सो यहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स दिखाई दे रहा है ना। सो ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन क्या बना सकता है बेटा, ये नर्व बना सकता है। बट नर्व बनाने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक इंडिविजुअल न्यूरॉन को, ठीक है ना, या इंडिविजुअल न्यूरॉन के एक्सॉन जो होता है बेटा उसको हम सराउंड करते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू के डेलिकेट मेम्ब्रेन से, जिसको हम एंडोन्यूरियम बोलते हैं। मतलब यहाँ पे बेटा आपको मिलेगा कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर हर एक न्यूरॉन के बगल में मिलेगा, ठीक है। तो हर एक न्यूरॉन जो है बेटा वो सराउंडेड होता है कनेक्टिव टिश्यू के एक लेयर से, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर जो आपके ये डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू दिखाई दे रहा है बेटा, जिसको हम पिंक कलर में ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंडोन्यूरियम बेटा, ठीक है ना। अब जब हर एक न्यूरॉन को एंडोन्यूरियम सराउंड करता है ना, तो ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स बन गया ना, या बंडल ऑफ न्यूरॉन बन गया। सो इस बंडल ऑफ न्यूरॉन को हम बोलते हैं फैसिकल, ठीक है। दिस बंडल ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज फैसिकल बेटा। और इस फैसिकल के ऊपर आपको और एक कॉमन मेम्ब्रेन मिलेगा, जैसे मान लो फॉर ये मेम्ब्रेन आया। सो अब क्या हुआ बेटा, इस मेम्ब्रेन ने इस पूरी फैसिकल को सराउंड किया, ये देखिए इस मेम्ब्रेन ने क्या किया, इस सारी फैसिकल को सराउंड किया बेटा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। अब जब इस मेम्ब्रेन ने सारी फैसिकल को सराउंड किया बच्चा, ठीक है ना, सो दैट मेम्ब्रेन विच सराउंड्स द होल फैसिकल, इसको हम नाम देते हैं बेटा पेरीन्यूरियम। तो अंदर वाले मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला था, द इनर वन वाज कॉल्ड एज एंडोन्यूरियम बेटा, एंडोन्यूरियम, ठीक है। ये जो बाहर वाला दिखाई दे रहा है जिसने अब सारे न्यूरॉन्स को कवर कर दिया, बंडल ऑफ न्यूरॉन को कवर कर दिया, इसको हम पेरीन्यूरियम बोलते हैं, इसको हम पेरीन्यूरियम बोलते हैं।
फिर क्या होता है बेटा, एक नर्व को बनाने के लिए ऐसी आपको बहुत सारी बंडल्स मिलेंगी। जैसे फॉर ये आपको और एक बंडल मिल रहा है यहाँ पे बेटा, ठीक है। तो मैं 2 बना लेता हूँ, बट 2 से ज़्यादा भी बंडल्स हो सकते हैं। जैसे फॉर ये और एक बंडल यहाँ पे आया अभी। तो फेसिकल आपने याद रखा, फेसिकल किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा 2 बंडल के क्या है, न्यूरॉन्स है बेटा। सो दोनों बंडल्स में आपको न्यूरॉन्स ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, इस बंडल के ऊपर आपको अगेन और एक कॉमन मेम्ब्रेन मिलेगा जो ऐसी हज़ारों बंडल्स को आपस में जोड़ के रखेगा। जैसे फॉर ये वाला मेम्ब्रेन बन गया अभी बेटा। सो इस मेम्ब्रेन के अंदर अभी क्या है, ग्रुप ऑफ फेसिकल्स है। समझ लेना इसको ध्यान से। सबसे पहले क्या था बेटा, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन था, है ना। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को हमने क्या बोला, फेसिकल बोला। अभी ग्रुप ऑफ फेसिकल्स है ना बेटा। सो ग्रुप ऑफ फेसिकल्स के ऊपर आपको अगेन एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है। नाउ दिस ग्रुप ऑफ फेसिकल्स इज कॉल्ड एज नर्व बेटा, ठीक है। एंड इस मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एपिन्यूरियम बेटा। दिस इज कॉल्ड एज एपिन्यूरियम। सो याद रखेंगे कि अगर आप एक न्यूरॉन बनाना चाहते हैं तो न्यूरॉन को बनाने के लिए बेटा आपको किन को अरेंज करना पड़ता है आपस में, आपको न्यूरॉन्स को अरेंज करना पड़ता है। न्यूरॉन्स को आप कैसे अरेंज करते हैं बेटा, हर एक न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर आप क्या ऐड कर देते हैं, डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू ऐड करते हैं। जिस डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम एंडोन्यूरियम बोलते हैं, ठीक है। एंडोन्यूरियम के नीचे आपको ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स मिलेगा जिनको हम फेसिकल्स बोलते हैं, जो अगेन कनेक्टिव टिश्यू से कवर किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिन्यूरियम। फिर पेरिन्यूरियम के ऊपर आपको बेटा टाइट फाइब्रस शीथ मिलेगा, और ये टाइट फाइबर शीथ जो है बेटा ये क्या करता है, ये ग्रुप ऑफ फेसिकल्स को सराउंड करता है, जिसके बीच में ब्लड वेसल्स भी आपको मिल सकती है बेटा। सो दिस ग्रुप इज कॉल्ड नाउ एज नर्व, एंड इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, एपिन्यूरियम बोलते हैं। समझ आया ना। सो अगर आप इस पिक्चर को और बेटर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप इधर से समझ लीजिए। तो ये नर्व के ऊपर एक कॉमन मेम्ब्रेन है बेटा, पूरी नर्व के ऊपर, ठीक है। इसको हम पैरान्यूरियम बोलते हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप इधर फोकस करेंगे बेटा, जब आप पैरान्यूरियम से अंदर आते हैं तो आपको ये क्या मिल रहा है, दिस इज आउटर लेयर बेटा, जिसको हम एपिन्यूरियम बोलते हैं। तो ये आपको एपिन्यूरियम मिल रहा है, ये देखिए ये लेयर एपिन्यूरियम की है, हाईलाइट ही कर देता हूँ मैं। सो दिस लेयर इज एपिन्यूरियम बेटा, ये आपको दिखाई दे रहा है एपिन्यूरियम, ये एपिन्यूरियम दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। अब एपिन्यूरियम में आपको ये याद नहीं रखना बेटा, आउटर एपिन्यूरियम, इनर एपिन्यूरियम, आप शॉर्ट में भी एपिन्यूरियम याद रखेंगे। सो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है बेटा, एपिन्यूरियम। जब आप एपिन्यूरियम से अंदर आएंगे तो आप देखिए ध्यान से, ये बंडल्स दिखाई दे रहे हैं ना, बंडल्स 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 बंडल्स। इस बंडल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम फेसिकल बोलते हैं बेटा। तो ये भी फेसिकल है, फेसिकल 2, फेसिकल 3, फेसिकल 4, फेसिकल 5 एंड फेसिकल 6। तो अलग अलग फेसिकल्स दिखाई दे रही। अब हमने इन फेसिकल्स में से एक फेसिकल को बाहर निकाल दिया। सो फेसिकल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है बेटा, इसको हम पेरिन्यूरियम बोलते हैं। सो दैट मीन्स ये मेम्ब्रेन आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज पेरिन्यूरियम बेटा, ये आपको पेरिन्यूरियम दिखाई दे रहा है। समझ आया ना। सो पेरिन्यूरियम के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स दिखाई दे रहा है बेटा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, न्यूरॉन्स के बाहर भी यहाँ पे दिख रहा है मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जो न्यूरॉन्स के बाहर है बेटा, इसको हम एंडोन्यूरियम बोलते हैं। और फिर एंडोन्यूरियम के बाहर आपको अंदर आपको क्या मिल रही है बेटा, आपको अपनी न्यूरॉन्स मिल रही है। समझ आया ना। सो ये दिख रहा है आपको बेटा माइलिनेटेड न्यूरॉन, बिकॉज इसके ऊपर शिवान सेल है, माइलिन शीथ है। ये दिख रहा है आपको नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, इसके ऊपर माइलिन शीथ या माइलिनेटेड शिवान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स नहीं पाई जाती है। सो इस तरीके से हम किसका फॉर्मेशन करते हैं, नर्व का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्लीज़ याद रख लेना, नर्व को बनाने के लिए ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं, जिनको कवर करता है एंडोन्यूरियम। फिर एंडोन्यूरियम वाली चीज़ें आपस में जुड़ती है बेटा, तो एक बंडल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा फेसिकल। फेसिकल के ऊपर आपको लेयर मिलता है विच इज कॉल्ड एज पेरिन्यूरियम। फिर पेरिन्यूरियम के बाद बेटा और ये सारी बंडल जुड़ के क्या बनाती है, नर्व बनाती है, जिस नर्व को सबसे बाहर बेटा कवर कौन करता है, एपिन्यूरियम कवर करता है। सो दिस इज अबाउट नर्व। अब नर्व को भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो बेटा, माइलिनेटेड नर्व्स एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व्स। तो वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हो बेटा। माइलिनेटेड नर्व का मतलब होता है जिसके न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ होगा, एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व का मतलब होता है जिसके न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ नहीं होगा बेटा। समझ आया ना। सो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ, तो इसलिए एक बार देख लेना। सो माइलिनेटेड नर्व्स जो होती है, माइलिनेटेड नर्व्स आर फाउंड इन स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व्स बेटा। सो इनके अंदर आपको माइलिन शीथ मिलेगा। नॉन माइलिनेटेड फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय शिवान सेल दैट डज नॉट फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन एंड इज कॉमनली फाउंड इन द ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो ये पैराग्राफ याद रख लेना बेटा कि ऑल्दो इनके पास शिवान सेल्स होती है, बट वो शिवान सेल्स बेटा माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं कराती है। तो ये कहाँ मिलती है बेटा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मिलती है।
एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में मिलती है बेटा, ठीक है ना। सो बाकी यहाँ पे जितना भी इन्फॉर्मेशन है ये मैंने सारा कुछ बता दिया आपको लास्ट क्लास में। इसको थोड़ा बहुत एक बार रिवाइज कर लेना ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए बेटा, कोई डाउट ना रहे कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा एक्चुअल में टॉपिक है बेटा, ठीक है, न्यूरॉन्स के टाइप्स मैंने पढ़ा दिया सारा। एक्चुअल में हम आज पढ़ने वाले हैं नर्व इम्पल्स, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स को समझ लेते हैं, नर्व इम्पल्स क्या होता है और कैसे प्रोड्यूस होता है। ये मैंने आपको पूरा बता दिया बेटा डिटेल में, इसको दोबारा से देखने का ज़रूरत नहीं है हमको। ये माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड बता दिया ऑलरेडी, ये भी आप खुद ही पढ़ेंगे अभी। सो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवलप्ड विथ श्वान सेल्स विच फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन, बता दिया। द गैप्स बिटवीन द टू एडिशनल माइलिन शीथ्स आर कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रेनवेयर। माइलिन शीथ्स के बीच में जो गैप होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवेयर। ये खाली माइलिनेटेड नर्व्स में मिलता है। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स, इनको माइलिनेटेड और मेडुलेटेड बोलते हैं बेटा। इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर इम्पल्स ट्रेवल्स इन साल्टेशन, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको बेटा कि माइलिनेटेड नर्व्स के अंदर नर्व इम्पल्स जंप करता है फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड बेटा। तो नर्व इम्पल्स ऐसे मूव करता है। सो दिस नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड एज साल्टेटरी नर्व इम्पल्स, प्रोसेस को हम साल्टेशन बोलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स इज 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड रिक्वायर्स लेस एटीपी फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व। मतलब माइलिनेटेड नर्व्स के अंदर एक तो इम्पल्स का स्पीड ज़्यादा होता है एंड दूसरा हमको ज़्यादा एनर्जी भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बेटा। तो ये मिलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, क्रेनियल नर्व्स में एंड स्पाइनल नर्व्स में। नॉन माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनक्लोज्ड बाय श्वान सेल्स, इनके ऊपर श्वान सेल्स होती है बट वो माइलिन शीथ नहीं बनाती है बेटा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। स्पीड होती है 20 मीटर्स पर सेकेंड और इसमें बहुत सारा एटीपी का ज़रूरत होता है बेटा। ये मिलती है ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर, ठीक है। सो ये ऑलरेडी क्लियर हो गया बच्चा आपको। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि नर्व इम्पल्स को जनरेट एंड कंडक्ट कैसे किया जाता है। पहले ये कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे बेटा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक सेंस ऑर्गन है बेटा, ठीक है। फॉर ये स्किन है, ठीक है, ये आई है या ये टंग है या ये नोज़ है या कोई सेंस ऑर्गन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके स्किन को किसी ने टच किया, ठीक है, या आप कुछ काम कर रहे थे तो अचानक से बेटा किसी गर्म चीज़ पे आपका हाथ पड़ा, ठीक है, या किसी बहुत ठंडी चीज़ पे आपका हाथ पड़ा। तो जैसे आपका हाथ बेटा ज़्यादा गर्मी को या सर्दी को या टच को रिसीव करेगा तो आपको महसूस होगा बेटा कि कोई आपको टच कर रहा है या आपने किसी चीज़ को टच किया। अब ये महसूस हो कैसे रहा आपको बेटा, आपके अंदर ऐसा क्या चीज़ है जो आपको महसूस करा रहा है। होता है क्या एक्चुअल में बेटा कि इस स्किन के नीचे आपको क्या मिलते हैं बेटा, आपको डेंड्राइट्स मिलते हैं एक न्यूरॉन के, जिस न्यूरॉन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, विच इज कॉल्ड एज शाबाश, जिस न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन बोलते। तो होगा क्या, ध्यान से देखें। होता यह है बच्चा कि जैसे ही आपकी बॉडी या किसी भी सेंस ऑर्गन पे स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस आता है बेटा, ठीक है ना। अब ये स्टिमुलस जो आ रहा है बेटा ये फिजिकल हो सकता है, फिजिकल स्टिमुलस हो सकता है, ये मैकेनिकल स्टिमुलस हो सकता है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हो सकता है, या ये बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो सकता है, या ये केमिकल स्टिमुलस हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके का स्टिमुलस हो सकता है। फिजिकल फॉर एग्जाम्पल टच किया है किसी ने आपको बेटा, मैकेनिकल फॉर एग्जाम्पल कोई बारी चीज़ से आप टकराए या आपसे कोई बारी चीज़ टकराई या कोई फोर्स की वजह से बेटा आप पे स्टिमुलस डेवलप हुआ। इलेक्ट्रिकल फॉर एग्जाम्पल आयोन्स, इलेक्ट्रिकल का मतलब करंट नहीं होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल का मतलब यहाँ पे आयोन्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आयोन्स का स्टिमुलस है बेटा। केमिकल का मतलब है बेटा फॉर एग्जाम्पल न्यूरोट्रांसमीटर का स्टिमुलस है, न्यूरोट्रांसमीटर बेटा। एंड बायोलॉजिकल बेटा कोई एनिमल का या किसी और ऑर्गेनिज्म का स्टिमुलस आपको मिल रहा है। सो जैसे स्टिमुलस बेटा आपकी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स पे पहुंचेगा, जैसे स्किन एक सेंस ऑर्गन है बेटा, ठीक है, तो जैसे सेंस ऑर्गन्स पे पहुंचेगा बेटा तो इस स्टिमुलस की वजह से क्या होगा
ये जो न्यूरॉन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और ये न्यूरॉन जैसे ही एक्टिवेट होगा बेटा, तो ये न्यूरॉन एक्टिवेट करने के बाद क्या करेगा, ये नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा बेटा। ये क्या जनरेट करेगा, न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ ना, तो न्यूरॉन ने क्या जनरेट करी बेटा, मान लीजिए फॉर यहाँ पे नर्व इम्पल्स। अब ये नर्व इम्पल्स क्या होती है, ये कैसे जनरेट होते हैं, इसी चीज़ को हम बेटा यहाँ पे इस पोर्शन में समझने की कोशिश करेंगे। तो बस अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि नर्व इम्पल्स जनरेट हो गई, ठीक है ना। अब ये नर्व इम्पल्स कहाँ आएगा बेटा, ये नर्व इम्पल्स अभी आएगा आगे डेंड्राइट में, डेंड्राइट से आएगा बेटा सेल बॉडी में, सेल बॉडी से कहाँ जाएगा, एक्सॉन में, फिर जाएगा एक्सॉन टर्मिनल में, एंड फाइनली कहाँ पहुँचेगा बेटा, पोस्ट साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक नॉब पे पहुँचेगा बेटा। क्लियर है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ बेटा, दैट इज़ कि जब आपकी बॉडी के अंदर स्टिमुलस आया, किसी भी तरीके का स्टिमुलस आया बेटा, ठीक है ना, इस स्टिमुलस की वजह से क्या हुआ बेटा, नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस हो गया, नर्व इम्पल्स बन गया बेटा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अभी आप याद रखो, नर्व इम्पल्स मतलब करंट है बेटा, समझने के लिए बाद में हम नर्व इम्पल्स देखेंगे क्या होता है। सो इसको हम जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। सो जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स कहाँ पे होता है, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स बेटा याद रखेंगे एक नॉर्मल पर्सन के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा कहाँ होता है, सेंस ऑर्गन पे होता है बेटा, या डेंड्राइट एंड सेंस ऑर्गन के बीच में होता है। सो दिस इज कॉल्ड ए जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब एक बार ये नर्व इम्पल्स बन जाता है तो ये नर्व इम्पल्स फिर ट्रैवल कहाँ पे करता है, अभी मैंने बताया ये ट्रैवल करेगा बेटा डेंड्राइट में। तो यहाँ से नर्व इम्पल्स मान लीजिए फॉर आगे बढ़ रहा है, ये नर्व इम्पल्स आगे जा रहा है बेटा, ठीक है ना। नर्व इम्पल्स ये आगे बढ़ रहा है ना, कहाँ जा रहा है बेटा, आगे जाके सेल बॉडी में जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है बेटा, एक्सॉन में जा रहा है, फिर कहाँ पहुँच रहा है बेटा, एक्सॉन टर्मिनल में, एंड प्री साइनेप्टिक नॉब में पहुँच रहा है। सो दिस फ्लो ऑफ नर्व इम्पल्स बेटा थ्रू आउट द न्यूरॉन, ये जो नर्व इम्पल्स बेटा न्यूरॉन के अंदर दौड़ रहा है, न्यूरॉन के अंदर चल रहा है बेटा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स बेटा। यानी जब जब किसी पर्सन के अंदर नर्व इम्पल्स का जनरेशन होगा बेटा, जो सेकेंड स्टेप आफ्टर जनरेशन होता है ना, वो क्या होता है, वो कंडक्शन होता है। यानी एक न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स एक जगह बनता है, नर्व इम्पल्स एक जगह प्रोड्यूस होता है, एंड प्रोड्यूस करने के बाद बेटा फिर इस नर्व इम्पल्स को कहाँ भेजा जाता है, इसको न्यूरॉन के रिमेनिंग हिस्सों में भेजा जाता है। सो जब ये नर्व इम्पल्स ट्रेवल करेगा ना बेटा इन द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, तो इस नर्व इम्पल्स के आगे बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स बोलते हैं। समझ गए ना यहाँ तक। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर बेटा बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे ऑफकोर्स और एक न्यूरॉन होगा, जैसे मान लो फॉर ये और एक न्यूरॉन है बेटा यहाँ पे। सो ये उस न्यूरॉन की डेंड्राइट है, बिकॉज हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा डेंड्राइट सिग्नल रिसीव करता है ना। डेंड्राइट का काम है बेटा सिग्नल को रिसीव करना, और एक्सॉन का काम है बेटा सिग्नल को आगे फॉरवर्ड कर देना। सो अगर आप ध्यान से इधर देख पाते हैं बेटा, सो दिस इज न्यूरॉन 1, दिस इज न्यूरॉन 2, ये न्यूरॉन 1 का डेंड्राइट है, ये न्यूरॉन 1 का एक्सॉन है। सो ये न्यूरॉन 2 का डेंड्राइट है बेटा, और ये न्यूरॉन 2 का क्या एक्सॉन है। सो दैट मीन्स अब क्या होगा बेटा, नर्व इम्पल्स न्यूरॉन 1 से कहाँ जाने वाला है, न्यूरॉन 2 से जाने वाला है। अब ये कैसे जाएगा उस मैकेनिज्म को भी हम बेटा इसी पोर्शन में पढ़ेंगे, बट अभी मैं फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि ये इम्पल्स नर्व इम्पल्स बेटा, या ये एक्शन पोटेंशियल या ये करंट शॉर्ट में, ये करंट अभी क्या करेगा, न्यूरॉन 1 से निकल के कहाँ पे एंटर करेगा बेटा, न्यूरॉन 2 में एंटर करेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको कलर से डिपिक्ट करना चाहूँ तो मान लो फॉर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, तो ये करंट कहाँ जा रहा है बेटा, अभी ये जा रहा है न्यूरॉन 2 में, ये 1 से जा रहा है 2 में बेटा। अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 1 का कौन इन्वॉल्व हो रहा है बेटा, प्री साइनेप्टिक नॉब, या 1 का कौन इन्वॉल्व हो रहा है बेटा, एक्सॉन इन्वॉल्व हो रहा है, एंड 2 का कौन इन्वॉल्व हो रहा है बेटा, डेंड्राइट इन्वॉल्व हो रहा है। समझ आ रहा है ना। सो दिस फ्लो ऑफ करंट, दिस फ्लो ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन बेटा, फ्रॉम एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन बेटा, इसको हम नाम देते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स बेटा। इस टॉपिक को प्लीज़ ध्यान से देख लेना, बिकॉज मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ बेटा, आप एनसीईआरटी 1000 बार पढ़ लो, ये चीज़ आपको एनसीईआरटी से समझ नहीं आने वाली है। ये टॉपिक एकदम बेटा हट के है, बहुत टफ टॉपिक है, तो इसलिए इसको दिमाग खोल के समझ लेना, ठीक है।
चलिए, तो ट्रांसमिशन कहाँ पे हुआ बेटा, ये हुआ एक्सॉन एंड डेंड्राइट के बीच में। सो ये पॉइंट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना बेटा, जिस पॉइंट पे क्या हो रही है, ट्रांसमिशन हो रही है बिटवीन द एक्सॉन एंड डेंड्राइट बेटा, दिस पॉइंट इन बायोलॉजी इज कॉल्ड एज साइनेप्स। इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछे या कहीं पे आपको मिले बेटा लिखा हुआ साइनेप्स, तो साइनेप्स का मतलब क्या होता है, साइनेप्स का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ पे बेटा एक न्यूरॉन से करंट, एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स बेटा मूव होती है दूसरे न्यूरॉन पे, या एक न्यूरॉन के एक्सॉन से बेटा इम्पल्स ट्रांसफर हो रही है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे बेटा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज साइनेप्स। एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। यानी जो मैं टॉपिक आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ बच्चा, उसमें मैं समझाने की कोशिश करा रहा हूँ आपको कि नर्व इम्पल्स जनरेशन कहाँ पे होगा और कैसे होगा, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे और कहाँ पे होगा, एंड बाद में ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे और कहाँ पे हो। और दूसरी चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स अलग चीज़ होता है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अलग चीज़ होता है, एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अलग चीज़ होता है बेटा। समझ आया? तो सबसे पहले जो हम समझने की कोशिश करेंगे ना, दैट इज गोइंग टू बी जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व। सबसे पहले हम समझेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स से हमारा मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग में डाल देता हूँ बेटा, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। चलिए, तो सबसे पहले आप समझिए व्हाट डू वी मीन बाय नर्व इम्पल्स बेटा। तो मैं एनसीईआरटी का डेफिनेशन यूज़ करूंगा जैसे एनसीईआरटी ने डिफाइन किया। ठीक है, सो जब हम नर्व इम्पल्स को डिफाइन करते हैं बेटा, हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स जो होता है बेटा, इसको हम डिफाइन कर हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स जो है ये है सम टोटल ऑफ various biochemical and electrical change occurring in nerve fiber in response to stimuli। तो सबसे पहले तो बेटा इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करिए। सो आपकी एनसीईआरटी बता रही है बेटा कि नर्व इम्पल्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, सो आपकी एनसीईआरटी ने बेटा नर्व इम्पल्स को डिफाइन किया। उन्होंने बोला कि नर्व इम्पल्स क्या है बेटा, ये सम टोटल है बहुत सारी किन का, बायोकेमिकल एंड इलेक्ट्रिकल चेंज का। अब इसका मतलब क्या है बेटा, बायोकेमिकल चेंज का मतलब है बेटा कि इस पर्टिकुलर पोर्शन में या इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं बेटा, जहाँ पे आप नर्व इम्पल्स को जनरेट करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं या ट्रांसमिट करा रहे हैं, तो आप इस प्रोसेस में किन को यूज़ करते हैं बेटा, न्यूरो ट्रांसमीटर्स को यूज़ करते हैं। मतलब आपकी नर्व्स के अंदर बेटा कुछ चेंज आया, कुछ बदलाव आया। ठीक है, किसके अंदर बेटा, न्यूरो ट्रांसमीटर्स के अंदर। सो वेरियस बायोकेमिकल का चेंज का मतलब होता है कि न्यूरो ट्रांसमीटर में चेंज आ रहा है। कोई न्यूरो ट्रांसमीटर एक्टिवेटिंग निकल रहा है, कोई न्यूरो ट्रांसमीटर इनहेबिटिंग निकल रहा है, कोई न्यूरो ट्रांसमीटर स्विच ऑन कर रहा है, कोई न्यूरो ट्रांसमीटर स्विच ऑफ कर रहा है। ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर की चेंज हो रही है ना बेटा, इस न्यूरो ट्रांसमीटर की चेंज से एंड इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है बेटा आयोन्स की बैलेंस चेंज हो रही है बेटा, आयोनिक बैलेंस चेंज हो रही है। आयोनिक बैलेंस चेंज होने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक नर्व ड्रॉ कर देता हूँ समझने के लिए बेटा। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ये एक नर्व है बेटा समझाने के लिए। सो अब इस नर्व में हो क्या रहा है बेटा,
फॉर एग्जाम्पल इस नरू का प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले बाहर से पॉजिटिवली चार्ज था, ठीक है, और अंदर से कैसा था बेटा, नेगेटिवली चार्ज था। लेकिन समथिंग हुआ बेटा, कुछ हुआ नरू के अंदर, कुछ हुआ बेटा न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर, जिसकी वजह से इस नरू के अंदर बेटा इलेक्ट्रिकल चेंज आया। इलेक्ट्रिकल चेंज मतलब ये हुआ, इसका मेम्ब्रेन बाहर से बन गया नेगेटिव और अंदर से क्या बन गया बेटा, पॉजिटिव बन गया। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होता है ये हम थोड़ी देर में अभी देखेंगे, इस चीज़ को हम समझेंगे बेटा कि पॉजिटिव क्यों होता है, नेगेटिव क्यों होता है। बट यहाँ पे मैं डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपकी नरू के मेम्ब्रेन में आयोनिक बैलेंस चेंज होगा बेटा, ठीक है ना, मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज आयन अभी तक अंदर था अब वो बाहर आ गया, जो आयन अभी तक अंदर था बेटा वो बाहर की तरफ चला गया, ठीक है ना, या जो बाहर था वो अंदर की तरफ चला गया। सो आयोनिक बैलेंस चेंज हुआ ना, आयोनिक शिफ्ट हुआ ना, तो मतलब कौन सी चेंज आई बेटा, इलेक्ट्रिकल चेंज आई। बट ये चेंज आ क्यों रही है, न्यूरोट्रांसमीटर क्यों निकल रहा है, आयोनिक बैलेंस चेंज क्यों हो रही है, बिकॉज आपकी नरू ने बेटा क्या रिसीव किया, एक स्टिमुलस रिसीव किया। सो जैसे ही आपकी नर, जैसे मैंने अभी इधर बोला था, मान लीजिए फॉर ये एक न्यूरॉन है बेटा, तो ये न्यूरॉन अभी बाहर से था पॉजिटिवली चार्ज ऐसे, और इसका मेम्ब्रेन बेटा अंदर से था नेगेटिवली चार्ज। लेकिन जैसे बेटा आपकी स्किन को किसी ने टच किया, या आपने कुछ देखा, या आपने कुछ सुना, या आपने कुछ सूंघ लिया बेटा, तो इस समय आपकी नरू के अंदर क्या आ गया बेटा, नरू इम्पल्स आ गया ना। तो नरू इम्पल्स आने का मतलब सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिकल नेचर चेंज हो गया बेटा, ये बाहर से हो गया नेगेटिव, अंदर से क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या निकलेगा बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, तो इधर निकल रहा है न्यूरोट्रांसमीटर, इधर हो रहा है आयोनस चेंज बेटा, आयनिक बैलेंस चेंज हो रहा है बेटा। सो दिस चेंज इज कॉल्ड एज नरो इम्पल्स। तो याद रखेंगे नरो इम्पल्स क्या होता है, ये सम टोटल होता है कि आपकी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर कैसे बदल रहे हैं, आपकी बॉडी में आयोनिक बैलेंस कैसे बदल रही है, और ये सब हो कहाँ रहा है, ये नरू फाइबर में हो रहा है, नरू हो रहा है, नरू के अंदर हो रहा है, किसके रेस्पॉन्स में, जब आपकी बॉडी को कोई स्टिमुलस मिलता है बेटा। सो दिस इज कॉल्ड एज नरो इम्पल्स बेटा, समझ आया ना। अब अगर मैं नरो इम्पल्स की बात करूं तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, लास्ट क्लास में बताया था बेटा कि नरो इम्पल्स हर एक सेल हमारी बॉडी के अंदर या हर एक सेल हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर डेवलप नहीं कर सकता है। नरो इम्पल्स डेवलप करने की प्रॉपर्टी खाली किन में होती है बेटा, न्यूरॉन्स में होती है। नरो इम्पल्स को ट्रांसमिट, नरो इम्पल्स को कंडक्ट और नरो इम्पल्स को जनरेट खाली कौन कर सकते हैं बेटा, ये काम खाली न्यूरॉन्स करते हैं। ये ताकत किन के पास है बेटा, खाली न्यूरॉन्स के पास है, ठीक है। क्यों ये न्यूरॉन्स के पास ये ताकत होती है, बिकॉज न्यूरॉन्स मानते हैं हम बेटा कि न्यूरॉन्स जो है ये एक्साइटेबल सेल्स होती है बेटा। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूरोग्लिया बेटा क्यों नरो इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं करता, बिकॉज न्यूरोग्लिया एक्साइटेबल सेल नहीं है बेटा, ओनली न्यूरॉन क्या है बेटा, एक्साइटेबल सेल है। अब ये एक्साइटेबल से मेरा मतलब क्या होता है, एक्साइटेबल का मतलब क्या होता है बेटा, एक्साइटेबल का मतलब ये हुआ कि इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना बेटा वो पोलराइज्ड स्टेट में होता है, ठीक है। ऐसी सेल्स जिनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा पोलराइज्ड स्टेट में रहेगा, ठीक है ना, ऐसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड एज एक्साइटेबल सेल्स बेटा। तो एक्साइटेबल सेल का मतलब होता है ऐसा सेल जिसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बेटा क्या देखने को मिलेगा, पोलराइजेशन देखने को। अब ये पोलराइजेशन क्या होता है, मतलब ये हुआ बेटा कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ न्यूरॉन, है ना, और ये न्यूरॉन का मान लो बेटा मैं यहाँ पे एक्सॉन ड्रॉ कर रहा हूँ। सो इस एक्सॉन के अंदर अगर हम जाए, सेल है ना बेटा, तो एक्सॉन का बाहर वाला मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज है और एक्सॉन का अंदर वाला मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज है, या इसका उल्टा भी हो सकता है बेटा, मतलब बाहर नेगेटिव चार्ज है और अंदर पॉजिटिव चार्ज, या बाहर पॉजिटिव चार्ज है अंदर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर सेल के मेम्ब्रेन के आर पार बेटा चार्ज डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है बेटा, या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है बेटा मेम्ब्रेन के आर पार, ऐसी पर्टिकुलर सेल्स को हम पोलराइज्ड सेल्स बोलते हैं। एंड इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, बिकॉज पोल डेवलप हुआ ना, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। सो सेल के मेम्ब्रेन के आर पार बेटा आपको दो डिफरेंट चार्जेस अगर मिलते हैं किसी सेल में, या अगर किसी सेल के पास ताकत है बेटा, उसके पास ये सलाहियत है, उसके पास ये प्रॉपर्टी है दैट वो अपने मेम्ब्रेन के आर पार बेटा दो डिफरेंट चार्जेस को क्या कर सकती है बेटा, एक्यूमुलेट कर सकती है। ऐसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड सेल्स, एक्साइटेबल सेल्स बोलते हैं, या ऐसी सेल्स को बोला जाता है ये किस स्टेट में होती है, पोलराइज्ड स्टेट में होती है। तो न्यूरॉन्स ऐसी सेल्स है जो किस स्टेट में पाई जाती है, पोलराइज्ड स्टेट में पाई जाती है बेटा, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज एक्साइटेबल सेल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज जो होता है बेटा, जिस क्वेश्चन का हम आंसर भी ढूंढेंगे, दैट इज कि कौन सी ऐसी चीज़ है
जो हमारे न्यूरॉन को क्या करती है बेटा, पोलराइज्ड बनाती है। कौन सी चीज़ न्यूरॉन के पास है जो न्यूरॉन को क्या करती है बेटा, एक्साइटेबल बनाती है। और इस चीज़ को एनसीईआरटी ने ऑलरेडी लिखा है बेटा, तो मैं उस लाइन को यहाँ पे अगेन दोहराऊंगा। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, एनसीईआरटी ने लिखा कि हमारी न्यूरॉन्स जो है एक्साइटेबल सेल्स होती है, बिकॉज इनके पास क्या पाई जाए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स पाई जाती है बेटा, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन चैनल प्रोटीन्स पाई जाती है। सो मतलब हमारी बॉडी के अंदर अगर न्यूरॉन एक्साइटेबल नेचर दिखा रहा है, वो एक्साइटेबल नेचर दिखाने के पीछे बेटा न्यूरॉन के पास क्या है कि जिसकी वजह से वो एक्साइटेबल नेचर दिखा रहा है, न्यूरॉन के पास पाया जाता है बेटा आयन चैनल्स। यानी न्यूरॉन इज एक्साइटेबल, उसमें हमको कोई शक नहीं होना चाहिए। क्यों एक्साइटेबल है न्यूरॉन बेटा, बिकॉज न्यूरॉन के अंदर पाई जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स पाई जाती है। कहाँ पे, ऑन न्यूरल मेम्ब्रेन। ऑन न्यूरल मेम्ब्रेन बेटा, ठीक है ना। और यही चैनल्स जो होती है ना बेटा, यही रेस्पॉन्सिबल होती है, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर generation and conduction of nerve impulse, for generation and conduction of nerve impulse। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारा टॉपिक जो चल रहा है बेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो चल रहा है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है। सबसे पहले हमने समझा नर्व इंपल्स क्या है, फिर हमने समझा बेटा क्यों न्यूरॉन को हम एक्साइटेबल सेल्स बोलते हैं, और पोलराइज्ड स्टेट का मतलब क्या होता है। फिर क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुआ था कि सर ये पोलराइज्ड बनती कैसे, इनके अंदर क्या ऐसी ताकत है, क्या ऐसी सलाहियत है जो इन सेल्स को पोलराइज्ड बनाती है। उसका आंसर एनसीईआरटी ने हमको बोला बेटा कि बिकॉज इनके पास क्या होती है, चैनल्स होती है बेटा, आयन चैनल्स होती है। लेकिन बाद में एनसीईआरटी ने डिफाइन नहीं किया कौन कौन सी चैनल है, वो काम कैसे करती है, उसका फंक्शन क्या है, उन्होंने बस लिख दिया चैनल्स है। अब चैनल्स करती क्या है बेटा, चैनल्स ही वो चीज़ है जो आपके न्यूरॉन को क्या देती है बेटा, ताकत देती है फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। सो अगर आप सही मायनों में बेटा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे बनता है उसको समझना चाहते हैं ना बच्चा, रियल सेंस में समझना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले फिर क्या समझना पड़ेगा, आपको ये चैनल्स को समझना पड़ेगा। अगर आपने चैनल समझ लिया, आप मान लीजिए आपका 30 to 40% नर्व इम्पल्स क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी में यहाँ बाहर आ रहा हूँ, एनसीईआरटी से बाहर जा रहे हैं बेटा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि जो एनसीईआरटी ने यहाँ पे मेंशन किया है चैनल्स होती है, ये कौन कौन सी चैनल्स है, इनका फंक्शन क्या है, और ये कैसे हेल्प करती है बेटा हमको जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में बेटा। क्लियर हो गया बच्चा। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर जा रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो डेफिनेटली बेटा आपका ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको कभी भी लाइफ में दोबारा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसको, नर्व इम्पल्स को। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के इसको सुन लीजिएगा, ठीक है। तो मैं पेज टर्न कर देता हूँ इसको समझाने के लिए। सो जब हम अपने न्यूरॉन को देखते हैं बच्चा, तो हमें अपने न्यूरॉन के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स देखने को मिलती है, ठीक है। न्यूरॉन के अंदर हमको बेटा 3 डिफरेंट तरीके की चैनल्स देखने को मिलती है, जो मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको। और इसको प्लीज़ ध्यान से सुन लेना, बिकॉज इधर ही बेटा नर्व इम्पल्स लगभग आधा ख़त्म हो जाएगा। तो जब हम अपने न्यूरॉन्स को देखते हैं, एनसीईआरटी ने हमको बोला था वहाँ पे चैनल होता है, तो हम उसी चैनल को यहाँ पर लिख रहे हैं कौन कौन सा चैनल होता है। सो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर बेटा हमको 3 चैनल जो मिलती है बेटा, उसमें से फर्स्ट चैनल जो होती है उसको हम नाम देते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल। ये चैनल नंबर 1 होता है बेटा, ठीक है। सेकेंड जो होती है बेटा उसको हम बोलते हैं लीकेज चैनल। एंड थर्ड जो होती है बेटा दिस इज कॉल्ड एज वोल्टेज गेटेड चैनल। द थर्ड वन इज कॉल्ड एज वोल्टेज गेटेड चैनल बेटा।
तो सबसे पहले तो एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए आपको बेटा कौन कौन सी चैनल है। तो फर्स्ट वन इज़ लाइगेंड गेटेड चैनल, द सेकंड वन इज़ लीकी चैनल, द थर्ड वन इज़ वोल्टेज गेटेड चैनल। तो सबसे पहले दिमाग में याद रहा हम ये चैनल्स पढ़ क्यों रहे, बिकॉज हमने अभी भी पढ़ा बेटा कि दीज चैनल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो हम वही देखेंगे बेटा कि ये चैनल रियलिटी में कंडक्शन एंड जनरेशन करती कैसे बेटा, तो उस चीज़ को दिमाग में याद रख लीजिए। तो सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको किसको बेटा, लाइगेंड गेटेड चैनल को। ठीक है, अब लाइगेंड गेटेड चैनल को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक न्यूरॉन ड्रा करना पड़ेगा। तो ये मान लो ये हमारा न्यूरॉन है, ये इसकी डेंड्राइट्स है बेटा, ये इसकी डेंड्राइट्स हो गई, ये एक्सॉन हो गया, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ मैं एक्सॉन को बेटा, ये एक्सॉन हो गया। ठीक है ना, और ये मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये इसका एक्सॉन टर्मिनल हो गया बेटा, या साइनेप्टिक नॉब ले लीजिए आप, तो ये साइनेप्टिक नॉब हो गया। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था बेटा कि जैसे ही आपके न्यूरॉन के ऊपर क्या आएगा बेटा, स्टिमुलस आएगा। तो ये मान लो ये स्टिमुलस आ गया, ये स्टिमुलस आ गया और ये स्टिमुलस आ गया। ठीक है, तो जैसे ही आपके न्यूरॉन के अंदर स्टिमुलस आएगा तो आपका न्यूरॉन क्या हो जाएगा बेटा, एक्टिवेट हो जाएगा। आपके न्यूरॉन के अंदर क्या जनरेट होगा बेटा, एक्शन पोटेंशियल। जो तो मैं एपी शॉर्ट में लिख दूँ, एपी मतलब एक्शन पोटेंशियल। सो न्यूरॉन के ऊपर जैसे ही कौन आया, स्टिमुलस आया, स्टिमुलस कोई भी हो सकता है, केमिकल, फिजिकल, मैकेनिकल, डैश एंड डैश। तो स्टिमुलस को रिसीव किया बेटा आपके सेंसरी न्यूरॉन ने, और सेंसरी न्यूरॉन ने जैसे ही स्टिमुलस को रिसीव किया तो आपका सेंसरी न्यूरॉन क्या हो चुका है बेटा, आपका सेंसरी न्यूरॉन क्या हो चुका है बेटा, एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, और जैसे ही आपका सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट होगा बेटा तो ये क्या करेगा, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। अभी आप प्लीज़ बेटा इतना याद रख लीजिए, एक्शन पोटेंशियल मतलब शॉर्ट में करंट। अब ये क्या होता है, कैसे बनता है, ये आपको जस्ट थोड़ी देर बाद पता चलेगा। सो अभी बस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो क्या हुआ जनरेट, करंट न्यूरॉन में जनरेट हुआ या एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन में जनरेट हुआ। तो ये एक्शन पोटेंशियल बेटा सेल बॉडी में आएगा, सेल बॉडी से ये एक्शन पोटेंशियल कहाँ जाएगा बेटा, एक्सॉन में जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं बेटा एक्सॉन में जा रहा है ऐसे। ठीक है ना, और एक्सॉन के बाद ये फाइनली कहाँ पहुँचेगा बेटा, अब ये एक्शन पोटेंशियल पहुँचेगा किस पे, प्री साइनेप्टिक नॉब पे पहुँचेगा बेटा। ठीक है ना, अब यहाँ से हमको क्या करना है बेटा, ये सिग्नल हमको दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करनी है ना, और एक न्यूरॉन में मूव करानी है बेटा। सो और एक न्यूरॉन में मूव कराने के लिए अगर हम ध्यान से देखते हैं बेटा इस पोस्ट साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक नॉब को, तो जैसे मैंने कल भी बताया था इसके अंदर छोटी छोटी सी वेजिकल्स मिलती है बेटा, जिनको हमने कल क्या नाम दिया था, साइनेप्टिक वेजिकल्स बेटा। और इन साइनेप्टिक वेजिकल्स में क्या पाया जाता है, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम देता हूँ, ये एसिटाइल कोलाइन है बेटा। सो यहाँ पे इसके अंदर क्या मिलते हैं बेटा, यहाँ पे इसके अंदर मिलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिन न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एसिटाइल कोलाइन, या ये कभी कभी बेटा डोपामाइन भी हो सकता है। ठीक है, या ये ग्लाइसिन भी हो सकता है, या इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है। सो कोई एक न्यूरोट्रांसमीटर ले, फॉर मैं एसिटाइल कोलाइन लेता हूँ। सो जैसे ये नर्व इम्पल्स, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल बेटा कहाँ पहुँचेगा, प्री साइनेप्टिक नॉब पे पहुँचेगा। हमें प्री साइनेप्टिक नॉब से बेटा ये इम्पल्स कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे ट्रांसफ़र करना है बेटा। तो ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये साइनेप्टिक वेजिकल्स को ब्रेक कर देते हैं, साइनेप्टिक वेजिकल्स को फोड़ देते हैं, एंड जैसे ही फूटेंगी बेटा तो इनसे क्या निकलेगा, इनसे निकलेगा एसिटाइल कोलाइन। तो ये एसिटाइल कोलाइन कहाँ पे आता है बेटा, साइनेप्स में आता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दिस गैप इज कॉल्ड एज साइनेप्स। तो साइनेप्स से बेटा ये सिग्नल जो है, ठीक है ना, ये अब कहाँ जाएगी, ये जाएगी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास। ध्यान से सुनना है इसको बेटा, ये जाएगी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास। मान लीजिए फॉरन ये हमारा दूसरा न्यूरॉन है बेटा, ठीक है, ये दूसरे न्यूरॉन का मान लीजिए फॉरन में डेंड्राइट है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा दूसरा न्यूरॉन है बेटा ऐसे।
फॉर एग्जाम्पल ये और एक न्यूरॉन है हमारा, क्लियर है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, जब आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स बेटा साइनेप्स में आ जाते हैं और इनको दूसरे न्यूरॉन को एक्टिवेट करना होता है, सो एक्टिवेट करने के लिए बेटा हम क्या देखते हैं, ये जो पोस्ट साइनेप्टिक नॉब है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे, दिस वाज कॉल्ड एज प्री साइनेप्टिक नॉब। इसको हम क्या बोलते थे, साइनेप्स के इस हिस्से को हम क्या बोलते थे, प्री साइनेप्टिक नॉब, और साइनेप्स के इस हिस्से को हम बोलते हैं बेटा पोस्ट साइनेप्टिक नॉब। दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक नॉब, ठीक है। बीच में जो कैविटी दिखाई दे रहा है बेटा, इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, एंड इस पूरे स्ट्रक्चर को हम साइनेप्स बोलते हैं। सो जब प्री साइनेप्टिक नॉब से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, ये निकाला क्यों गया बेटा, बिकॉज हम चाहते हैं कि दूसरा न्यूरॉन भी क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। सो दूसरे न्यूरॉन को एक्टिवेट करने के लिए बेटा हमें दूसरे न्यूरॉन में क्या भेजना पड़ेगा, एक्शन पोटेंशियल भेजना पड़ेगा। तो एक्शन पोटेंशियल भेजने के लिए हमने रिलीज किसको किया, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज किया। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर बेटा पहुंचेगा किसके नज़दीक, पोस्ट साइनेप्टिक नॉब के नज़दीक, तो इसको बेटा पोस्ट साइनेप्टिक नॉब में एक ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिलती है बेटा, यहाँ पे इसको कुछ प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, कुछ चैनल्स देखने को मिलती है बेटा, जिन चैनल्स के ऊपर जाके ये बाइंड करेगा। जैसे ध्यान से देख लो बेटा, ये इधर था ना, अभी यहाँ पे बाइंड करेगा, ये इधर था बेटा, अभी इस पे बाइंड करेगा, ये इधर पे था, अभी इस पे बाइंड करेगा। सो ये हो क्या रहा है बेटा कि आपका न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे बाइंड कर रहा है, इन प्रोटीन्स पे बाइंड कर रहा है, और इन प्रोटीन्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड एज ligand gated channels बेटा, they are called as ligand gated channels। अब इससे फायदा क्या हुआ बेटा कि जैसे ही आपका न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे बाइंड करता है, ligand gated चैनल पे बाइंड करता है ना, तो ये ligand gated चैनल्स बेटा खुल जाती है, ये ओपन हो जाती है बेटा। और जैसे ये ligand gated चैनल्स ओपन होती है ना, सो इसकी वजह से क्या होता है बच्चा, एक आयन बेटा, एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल अंदर आता है, एक इम्पॉर्टेंट आयन अंदर आता है जो इस न्यूरॉन में बेटा एंटर करेगा। ऐसे ये एंटर कर रहा है बेटा अंदर, ये एंटर कर रहा है अंदर बेटा, एंड दिस आयन इज कॉल्ड एज सोडियम। सो दिस इज Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव। और जैसे ही सोडियम एंटर करता है किस में, न्यूरॉन के अंदर एंटर करता है या डेंड्राइट के अंदर एंटर करता है बेटा, ये इस डेंड्राइट को क्या करा देगा, एक्टिवेट करा देगा, और इसके अंदर क्या जनरेट करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। सो मतलब जब हम एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में बेटा सिग्नल भेजते हैं, सिग्नल भेजने के लिए बेटा हम किससे मदद लेते हैं, एसिटाइलकोलाइन से। अब एसिटाइलकोलाइन के पास ऐसी क्या ताकत है बेटा कि जिससे हमको मदद मिलती है, ताकत ये है कि एसिटाइलकोलाइन के लिए बेटा रिसेप्टर्स होते हैं किसके पास, पोस्ट साइनेप्टिक नॉब के पास, जिन रिसेप्टर्स को हम लाइगेंड गेटेड चैनल्स बोलते हैं। सो जैसे ही इन लाइगेंड गेटेड चैनल्स पे एसिटाइलकोलाइन बाइंड करती है, खुल जाती है, और जैसे ही खुलती है बेटा ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से बेटा क्या एब्जॉर्ब करना शुरू करती है, सोडियम। और जैसे जैसे बेटा इसके अंदर सोडियम जाता रहेगा, अंदर का चार्ज क्या होता जाएगा, पॉजिटिव, बाहर का चार्ज क्या होता जाएगा, नेगेटिव। तो मतलब शॉर्ट में आपकी नर्व के अंदर बेटा पोलरिटी क्या हुई, चेंज हुई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या हुई, चेंज हुई। इसी को तो हम अभी बोलते थे ना बेटा, चेंज इन इलेक्ट्रिकल, चेंज इन बायोकेमिकल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चेंज आया ना, और जैसे ही न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल चेंज आता है बेटा, तो न्यूरॉन क्या हो जाता है, नर्व इम्पल्स जनरेट करने के लिए तैयार हो जाता है, या न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाता है। यही तो हम चाहते थे ना बेटा कि न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाए, लेकिन ये न्यूरॉन को एक्टिवेट करने में किसने मदद करी बेटा, लाइगेंड गेटेड चैनल ने मदद करी। इमेजिन करो यहाँ पे लाइगेंड गेटेड चैनल्स नहीं होती तो ये न्यूरॉन कभी भी एक्टिवेट नहीं होता। अब ज़रा इस मैकेनिज्म को ज़रा ध्यान से देखिए। मैंने बोला था जब आपके न्यूरॉन के ऊपर स्टिमुलस आता है तो वो एक्टिवेट होता है, हम उसको जनरेशन बोलते थे। फिर वो नर्व इम्पल्स ट्रैवल करता है न्यूरॉन में बेटा, हम उसको कंडक्शन बोलते थे। और फिर मैंने बोला था बेटा कि जब एक न्यूरॉन से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसफ़र होता है बेटा, सो दिस ट्रांसफरिंग ऑफ सिग्नल फ्रॉम न्यूरॉन 1 टू न्यूरॉन 2 बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन। तो ज़रा बताओ बेटा ट्रांसमिशन में किसने मदद किया, न्यूरोट्रांसमीटर ने, और किसने मदद किया बेटा, लाइगेंड गेटेड चैनल ने मदद किया। समझ आया? तो ये इंपॉर्टेंस होता है कि इनका लाइगेंड गेटेड चैनल्स का इन द जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स बेटा। अभी ये खत्म नहीं, अभी बहुत कुछ है, बट ये एक एग्जाम्पल है बेटा कि ये मदद कैसे करता है जनरेशन में। सो याद रखेंगे लाइगेंड गेटेड चैनल्स ओनली मिलती है पोस्ट साइनेप्टिक नॉब पे। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। लाइगेंड गेटेड चैनल्स बेटा खाली कहाँ मिलती है,
पोस्ट साइनेप्टिक नॉब पे मिलती है और किस में मदद करती है बेटा, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में मदद करती है। ये क्लियर हो गया। सो आई होप बेटा लाइगेंड गेटेड चैनल आपको समझ आया, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब हम सेकंड चैनल की बात करते हैं बेटा, विच इज़ कॉल्ड एज लीकेज चैनल, और देखते हैं कि लीकेज चैनल का क्या इंपॉर्टेंस होता है बेटा नर्व इम्पल्स के ट्रांसफर में, कंडक्शन में बेटा। ठीक है, अगेन मेरे को बेटा एक न्यूरॉन बनाना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल बेटा ये मैं और एक न्यूरॉन बनाता हूँ यहाँ पे, एक काम करते हैं इनको सेंटर में लाते हैं। सो ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं बेटा ये किसकी है, याद रखना है, दिस इज़ फॉर लाइगेंड गेटेड चैनल बेटा। तो मैं यहाँ पे और एक पिक्चर ऐड कर देता हूँ अभी। सो ये हमने लिया बेटा और एक न्यूरॉन, ठीक है। चलिए तो ये अगेन हम एक न्यूरॉन ले लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं बेटा लीकेज चैनल का मतलब क्या होता है और इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारे नर्व इम्पल्स में बेटा। नर्व इम्पल्स फॉर्मेशन, ट्रांसमिशन या कंडक्शन में इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आप याद रखेंगे बेटा कि हमारे न्यूरॉन के अंदर जो लाइगेंड गेटेड चैनल मैंने बोला था, सो वो लाइगेंड गेटेड चैनल कहाँ मिलता था बेटा, लाइगेंड गेटेड चैनल ओनली मिलता था कहाँ पे, पोस्ट साइनेप्टिक नॉब पे बेटा। ठीक है, ये आपने पहले याद रखा। ठीक है, लेकिन जब मैं लीकेज चैनल्स की बात करता हूँ, लीकेज चैनल बेटा आपको कहाँ मिलती है, आपके न्यूरॉन के एक्सॉन में मिलती है। तो एक्सॉन बेटा फिल्ड रहता है, एक्सॉन अबंडेंटली बेटा कवर्ड रहता है किन से, इन लीकेज चैनल से। और आपके न्यूरॉन के अंदर बेटा आपको दो प्रकार की लीकेज चैनल्स मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये हो गया एक तरीके का चैनल, और ये यहाँ पे बेटा और एक तरीके का चैनल हो गया। चले, तो ये चैनल दिखाई दे रहा है। सो इसमें जो ब्लैक कलर है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज पोटेशियम लीकेज चैनल बेटा। ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले और एक चीज़ देख लीजिए। सो ये आपको न्यूरॉन दिखाई दे, तो ये न्यूरॉन का अंदर वाला एरिया दिखाई दे रहा होगा आपको बेटा। तो ये क्या है, ये है एक्सोप्लाज्म बेटा, है ना। ये एक्सोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन है या साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन है। और ये क्या दिखाई दे रहा है, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और इंटरस्टिशियल स्पेस बेटा। ठीक है। सो अगर हम न्यूरॉन के एक्सॉन को, एक्सोप्लाज्म को देखते हैं बेटा, या किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म को जब हम देखते हैं, तो हमको ऑलरेडी पता है बेटा कि साइटोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम आयॉन्स जो होते हैं ना, वो कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, याद रखना हमेशा। साइटोप्लाज्म के अंदर या किसी भी सेल के बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर, पर्टिकुलरली अगर मैं अभी न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ, तो एक्सोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम आयॉन्स ज़्यादा है। बट एक्सोप्लाज्म के अंदर बेटा नॉर्मली सोडियम आयॉन्स क्या होते हैं बेटा, सोडियम आयॉन्स कम होते हैं। सोडियम आयॉन्स बेटा कम होते हैं। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे ना, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में बेटा सोडियम आयॉन्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, एंड पोटेशियम आयॉन्स क्या होते हैं बेटा, कम होते हैं। ये याद रखना है। तो मतलब यहाँ पे ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है ना बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड एक्सोप्लाज्म बेटा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं वापस आता हूँ लीकेज चैनल पे। तो लीकेज चैनल दो प्रकार की है, सोडियम एंड पोटेशियम बेटा। तो पोटेशियम लीकेज चैनल क्या करता है बच्चा, वो स्लोली धीमे धीमे क्या करता रहेगा बेटा, पोटेशियम को बाहर निकालता रहेगा। क्यों, बिकॉज पोटेशियम अंदर ज़्यादा है। एकदम स्लो तरीके से ये पोटेशियम बाहर आ रहा है बेटा, स्लो तरीके से, इसका स्पीड ज़्यादा नहीं होता। और इनको ना तो कोई ऑन करता है ना तो कोई ऑफ करता है, ये खुद ही बेटा ऑन भी होती है,
खुद ही ऑफ भी होती है। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, लीकेज चैनल जो है ना, अच्छा लाइगेंड गेटेड चैनल को किसने ऑन किया बेटा? इनको न्यूरोट्रांसमीटर ने ऑन किया। क्या लाइगेंड गेटेड चैनल हमेशा खुला रहेगा? नहीं, ये तभी खुलेगा बेटा जब कौन आएगा? न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, और क्या करेगा? सोडियम को अंदर भेजेगा। लेकिन मैं भी लीकेज चैनल की बात कर रहा हूँ, तो लीकेज चैनल्स बेटा एक्सॉन पे मिलती है, और ये किसी की वजह से ऑन एंड ऑफ नहीं होती है। ये अपनी मर्जी से बेटा ऑन भी होती है, या अपनी मर्जी से ऑफ भी होती है। एंड जब ये ऑन होती है बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम चैनल ऑन हुआ है, तो ये पोटेशियम चैनल बेटा एक्सोप्लाज्म से एकदम धीरे धीरे, एकदम स्लोली बेटा क्या करता रहता है? पोटेशियम को बाहर निकालता रहता है। समझ आया ना? वही बेटा जब सोडियम चैनल अपनी मर्जी से ऑन होगा, तो वो भी बेटा स्लोली क्या करता रहता है? सोडियम को अंदर लाता रहता है, सोडियम को अंदर लाता रहता है। समझ आया ना? तो ये पोटेशियम को बाहर फेंक रहा है एक्सोप्लाज्म से, ये सोडियम को अंदर ला रहा है बेटा फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा ना ऐसे, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ बेटा। सो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बाहर न्यूरॉन का बाहर वाला हिस्सा है, तो ये इसके बाहर फ्लूइड है बेटा। सो ये जो मैं कलर बना रहा हूँ ना, ये कौन सा फ्लूइड है? ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। सो यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा? एक्सोप्लाज्म से पोटेशियम जा रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से बेटा सोडियम कहाँ पे आ रहा है? अंदर आ रहा है। लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं बेटा? एकदम स्लोली काम कर रहे हैं बेटा, इनका मूवमेंट एकदम स्लो है। समझ आया? ये क्लियर हो गया ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं? तो इनका बस इतना याद रखना है बेटा कि स्लो काम चलता है, पोटेशियम जाता रहता है बेटा बाहर, ठीक है, एंड सोडियम आता रहता है अंदर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इसमें बेटा पोटेशियम आयन जो होते हैं, नंबर ऑफ पोटेशियम आयन जो होते हैं बेटा, जो डिफ्यूज़ होते हैं डाउन देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, वो ज़्यादा होते हैं बेटा किसके अंदर? इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। और फिर वो कहाँ की तरफ जाते हैं बेटा? बाहर की तरफ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर यहाँ पे नंबर की तरफ आप ध्यान से देखेंगे, तो मैंने जानबूझ के बेटा थोड़ा नंबर अलग अलग बना लिया। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पोटेशियम चैनल्स होती है ज़्यादा, एंड सोडियम चैनल्स कंपेरेटिवली क्या होती है बेटा? कम होती है। बट दोनों स्लो काम कर रहे हैं, लेकिन पोटेशियम ज़्यादा होता है एंड सोडियम कम होता है। सो दैट मीन्स बेटा ज़्यादा पोटेशियम बाहर जाएगा एंड कम सोडियम अंदर आएगा बेटा। समझ आया ना? सो जैसे जैसे पोटेशियम बाहर जाता रहेगा बेटा, तो क्या होगा? ज़रा ध्यान से सुनिए इस चीज़ को बेटा, आगे मैं इसको अगर अलग एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी इधर सुनिए। सो मैंने आपको बोला कि हमारे पास और एक चैनल होता है बेटा विच इज़ कॉल्ड एज लीकेज चैनल। दो लीकेज चैनल्स होती है बेटा, वन इज़ सोडियम लीकेज चैनल एंड अदर इज़ पोटेशियम लीकेज चैनल। और लीकेज चैनल्स को किसी की वजह से ऑन एंड ऑफ नहीं होती है बेटा, ये अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ऑन भी होती है एंड ऑफ भी होती है। तो मान लो फॉर पोटेशियम चैनल ऑन हुआ है, तो ये अंदर के पोटेशियम को बाहर फेंक देता है बेटा। मान लीजिए सोडियम चैनल ऑन हुआ है, तो ये बाहर के सोडियम को कहाँ पे ले आता है बेटा? अंदर लाता है। बट ये देखा गया है बेटा कि एक्सॉन के मेम्ब्रेन के ऊपर ज़्यादा नंबर में कौन सी लीकेज चैनल्स होती है? पोटेशियम। कम नंबर में कौन सी लीकेज चैनल्स होती है? सोडियम। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बेटा कि हर सेकंड ज़्यादा पोटेशियम क्या जाता रहेगा? बाहर, एंड कम सोडियम क्या आता रहेगा बेटा? अंदर आता रहेगा ना। अभी मान लो फॉर ये चैनल था ही नहीं बेटा, मतलब अभी ये चैनल काम नहीं कर रहे थे। सो बाहर सोडियम ज़्यादा था, अंदर पोटेशियम ज़्यादा था। समझ आया ना? सो बाहर का चार्ज कैसा था? पॉजिटिव बेटा। अंदर का चार्ज क्या था? नेगेटिव, बिकॉज साइटोप्लाज्म में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी होते हैं, जो हम आगे भी देखेंगे। लेकिन जैसे ये चैनल्स ऑन होंगी, तो पोटेशियम कहाँ जाएगा बेटा? बाहर। सो मतलब बाहर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना। समझ आ रहा है ना? और अंदर बेटा पोटेशियम कम होता जा रहा है ना, एंड कम सोडियम अंदर आ रहा है। अंदर नेगेटिव चार्ज क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, जो चीज़ अभी बाहर से क्या थी बेटा? नेगेटिवली चार्ज थी, अब वो बाहर से हो रही है पॉजिटिव चार्ज। जो चीज़ अभी तक अंदर बेटा क्या थी? पॉजिटिव थी, अब वो क्या हो रही है? नेगेटिव चार्ज की हो रही है। सो मतलब ये चैनल जो है, ये मदद कर रही है बेटा किस में? कंडक्शन पोर्शन में बेटा। बट इनकी कंडक्शन की रेट बेटा बहुत स्लो होती है, बिकॉज इनका मूवमेंट क्या होता है बेटा? स्लो होता है। बट कंडक्शन में इनका रोल प्ले किया जाता है, बिकॉज ये शिफ्ट करती है आयोन्स को बेटा, ये इलेक्ट्रिकल चेंज लाने की कोशिश करती है। इलेक्ट्रिकल चेंज मतलब बेटा ये आयोन्स के शिफ्टिंग में मदद करती है, बिकॉज जैसे जैसे आयोन शिफ्ट होते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली बेटा क्या आता रहेगा? इलेक्ट्रिकल चेंज भी आता रहेगा। समझ आया ना? तो ये दो चैनल्स हो गए, ठीक है। सो इसको इधर लाते हैं बेटा। तो दो चैनल्स बेटा, आई होप आपको क्लियरली याद रहेंगे, बिकॉज दोनों चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हो गया बेटा आपका चैनल नंबर 2। जगह ही नहीं बचा यहाँ पे, तो इसको मैं इधर लाता हूँ। चलिए,
चलिए, तो ये 2 चैनल्स होगी। अब आते थर्ड चैनल पे। तो थर्ड चैनल को हम क्या बोलते हैं बेटा? वोल्टेज गेटेड चैनल बोलते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैनल है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना। वोल्टेज गेटेड चैनल का मतलब क्या है यहाँ पे? अगेन मेरे को बेटा एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सो दिस इज अगेन ए न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का बेटा एक्सॉन वाला पार्ट हो गया। तो ये यहाँ पे क्या हो गया बेटा? डेंड्राइट्स हो गई। अब इसके बारे में सुनिए बेटा, वोल्टेज गेटेड का प्रॉपर्टी क्या होता है। वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो होते हैं ना बेटा, दे आर ऑल्सो 2 इन नंबर। ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी 2 टाइप्स की होती है बेटा। तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी 2 होती है। वन इज कॉल्ड एज पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल एंड अनदर इज कॉल्ड एज सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, अब इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिए बेटा। यहाँ पे आप ऑलरेडी जानते हैं यहाँ पे क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है बेटा, या एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के अंदर कौन ज़्यादा होता है बेटा? सोडियम ज़्यादा होता है। एंड इंट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के अंदर कौन ज़्यादा होता है बेटा? पोटेशियम ज़्यादा होता है। सुन लेना इसको ध्यान से। सो आपकी बॉडी के अंदर बेटा जो तीसरी प्रकार की चैनल है बेटा, जो कंडक्शन ट्रांसमिशन में मदद करता है, जनरेशन में मदद करता है, उनका हम वोल्टेज गेटेड चैनल्स बोलते हैं। अब ये वोल्टेज गेटेड चैनल से मेरा मतलब क्या होता है कि इसमें आपको 2 टाइप्स की चैनल्स मिलते हैं। वन इज कॉल्ड एज पोटेशियम। जैसे मान लो फॉर ये 3 पोटेशियम चैनल्स हैं और ये 1 सोडियम चैनल है बेटा। अब ये चैनल्स नॉर्मली बंद रहती है, दे आर नॉर्मली क्लोज्ड बेटा, नॉर्मली स्विच ऑफ होती है। बट अगर इन चैनल्स की वजह से, ठीक है, या इस पोर्शन की वजह से बेटा एक न्यूरॉन का इलेक्ट्रिकल बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, या एक न्यूरॉन की करंट का जो मतलब जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन था बेटा वो डिस्टर्ब हो गया, सो बिकॉज ऑफ चेंज इन वोल्टेज बेटा। तो वोल्टेज में जब बदलाव आता है, वोल्टेज में जब चेंज आता है, करंट में जब चेंज आ जाता है बेटा, सो बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन द वोल्टेज बेटा ये 3 चैनल्स क्या हो जाती है? एक्टिवेट हो जाती है। नॉर्मली ऑफ है, इनको कोई भी लेना देना न्यूरोट्रांसमीटर शुरुआत में नहीं है, इधर से भी कोई लेना देना नहीं। बट अगर इन 2 की वजह से बेटा क्या हुआ? एक मेम्ब्रेन का, एक न्यूरॉन के आसपास के एरिया का वोल्टेज चेंज हुआ, करंट चेंज हुआ, चार्ज शिफ्ट हो गए। सो बिकॉज ऑफ दैट शिफ्ट इन चार्ज बेटा ये चैनल्स क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाती है। सो ये चैनल बिकॉज सोडियम पोटेशियम चैनल है तो ये पोटेशियम को बाहर फेंकेगी, ये पोटेशियम को बाहर फेंकेगी, है ना, और ये पोटेशियम को बाहर फेंकेगी, जो हम अभी पढ़ रहे थे बेटा। क्लियर? और ये क्या करेगा बेटा? ये सोडियम को अंदर ले आएगा। लेकिन डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंस ये है कि इनका स्पीड जो होता है बेटा दैट इज मैनी टाइम्स मोर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ लीकेज चैनल्स बेटा। तो लीकेज चैनल धीमे धीमे काम कर रही थी ना, और जब वो धीमे धीमे काम कर रही थी तो क्या हो रहा था? पोटेशियम बाहर जमा हो रहा था, सोडियम अंदर जमा हो रहा था, बाहर का चार्ज बदल रहा था, अंदर का चार्ज बदल, बट चार्ज बदलने में समय लग रहा था, स्लो चार्ज में चेंज आ रहा था। बट जैसे ही थोड़ा सा वोल्टेज बदल गया एक जगह पे, इस वोल्टेज के बदलने की वजह से ये चैनल्स क्या होगी बेटा? और ये भी एग्जैक्टली यही तो काम कर रहे हैं, जो काम यहाँ पे हो रहा है एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे भी हो रहा है, बट यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस है बेटा। सो मतलब ये इस मेम्ब्रेन का एक्शन पोटेंशियल बहुत फास्टली चेंज करेगा, बहुत रैपिडली चेंज करेगा, या इस मेम्ब्रेन के अंदर करंट को बेटा हाई स्पीड से क्या करेगा? बदल देगा बेटा। सो दीज चैनल्स आर कॉल्ड एज वोल्टेज गेटेड चैनल्स बेटा। समझ आया ना? सो वोल्टेज गेटेड चैनल बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी होता है कि वोल्टेज गेटेड चैनल्स काम कैसे करती है। तो याद रखेंगे वोल्टेज गेटेड चैनल्स आर जस्ट लाइक दैट ऑफ लीकेज चैनल्स, बट लीकेज चैनल स्लोली बेटा वोल्टेज में बदलाव लाती है। उस स्लो वोल्टेज में जो हल्का सा बदलाव आया बेटा, उसकी वजह से कौन एक्टिवेट हो जाती है बेटा? वोल्टेज गेटेड चैनल्स एक्टिवेट हो जाती है, जो आपके मेम्ब्रेन को बेटा फटाफट से क्या जनरेट करती है? नर्व इम्पल्स जनरेट करती है, बिकॉज जल्दी पोटेशियम बाहर जाएगा एंड जल्दी सोडियम अंदर आएगा बेटा। सो दैट मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये दोनों किस में मदद कर रहे हैं बेटा? ये कंडक्शन पार्ट में मदद कर रहे हैं। सो ये चैनल मदद करता है, समझ आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? सो चैनल नंबर 1 अगर हम देखें तो ये चैनल किस में मदद कर रहा है बेटा?
जनरेशन में, ट्रांसमिशन में मदद कर रहा है। ये और ये चैनल किस में मदद कर रहा है बेटा, ये कंडक्शन प्रोसेस में मदद कर रहा है। तो आपकी एनसीईआरटी में जो छोटा सा एक लाइन लिखा था बेटा, उस लाइन को हमने यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करी है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये तो समझ आ गया बेटा। अब हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल चैनल आप समझ ही गए अभी। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल बेटा एक न्यूरॉन के पास पहली बार इम्पल्स आया, तो उस न्यूरॉन में बेटा पोटेंशियल क्या होगा, कैसे होगा और वो बाद में कैसे बदलेगा बेटा। तो इसको समझने के लिए हमको नेक्स्ट क्लास पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे हम समझेंगे बेटा रेस्टिंग पोटेंशियल को। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, -70 मिलीवोल्ट्स वो क्यों होता है, एंड समझेंगे बेटा कि हमारी बॉडी के अंदर नर्व को डीपोलराइज कराने में कौन कौन सी चीज़ों का हाथ होता है। ठीक है बच्चा। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आगे इन पोर्शंस को बेटा फॉरवर्ड कर दूंगा। तो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड खुदा हाफ़िज़।